आज हम करेंगे पाठ मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन पाठ को हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में, बहुत मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही साथ इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ को लिखा है लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा। कृष्णा सोबती जी ने इस पूरे पाठ में एक इंटरेस्टिंग पर्सन के बारे में जिक्र किया है। वो इंटरेस्टिंग पर्सन का नाम ही यही है, क्या कि मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन उनका नाम है और वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग पर्सन कैसे? दरअसल उनसे कुछ भी पूछा जाए तो वो सीधा सीधा उत्तर नहीं देते, वो बात को घुमा फिरा कर उत्तर देते हैं, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में जवाब देते हैं। लेखिका उनसे कुछ प्रश्न पूछती है और उनके क्या क्या जवाब मिलते हैं वही इस पूरे पाठ में जिक्र है। अब बात आती है कि लेखिका मियां नसीरुद्दीन से मिली कैसे, कहां मिली, इसी के बारे में पहले दो पैराग्राफ्स हैं। क्या बताती है लेखिका पहले दो पैराग्राफ्स में कि जब हम वहां से गुजर रहे थे, कहां से, एक मोहल्ले का वो नाम लेती है, उस मोहल्ले से जब लेखिका गुजर रही थी तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। किस तरह की? पटापट पटापट, इस तरह की आवाज आ रही थी। लेखिका ने सोचा शायद सेवइयां बन रही हैं। अब सेवइयां क्या होती हैं? एक तरह की डिश होती है, आपने भी शायद खाई होगी। सेवइयां जब एक तरह के नूडल्स कह सकते हो आप, तो वो जो सेवइयों की तैयारी सोच रही थी, लेकिन वहां जाकर जब पता चला कि सेवइयां नहीं बन रही, वहां पर तो रोटियां बन रही हैं और वो भी अलग अलग तरह की रोटियां। पूछने पर पता चला कि वहां जो मियां नसीरुद्दीन है वो प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। किसको लेकर? अलग अलग प्रकार की रोटियां बनाने को लेकर। कितने प्रकार की? 56 किस्म की रोटियां बना लेते हैं वो। और जो अलग अलग तरह की रोटियां बना लेता है उसको नानबाई कहते हैं, नानबाई। तो मियां नसीरुद्दीन नानबाई हैं और नानबाई भी ऐसे जो बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, आसपास सरनाम है, यानी फेमस हैं वो। लेखिका उनको नानबाइयों का मसीहा कहती है। मसीहा मतलब एक तरह के भगवान। तो वो नानबाइयों के भगवान हैं। हम और कई तरह की फील्ड में और अलग अलग तरह के गॉड यानी भगवान से मिल चुके हैं। अलग अलग तरह की फील्ड मतलब जैसे साहित्य में यानी लेखन कला में, या फिर राजनीति में, या फिर और भी कई तरह की जो कला होती है जैसे पेंटिंग हो गई। इनके भगवानों से तो हम बहुत मिल चुके, अर्थात इनके धूम धड़ाके में तो हम रहते ही हैं, मतलब इनसे मिलना जुलना तो होता ही रहता है। लेकिन पहली बार नानबाइयों के मसीहा मिले हैं हमें, ऐसा ही कुछ हम पहले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। देखिए, साहबों उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते। मटिया महल एक मोहल्ले का नाम है। तो उस मोहल्ले की तरफ से अगर नहीं गुजरते तो नानबाइयों के मसीहा से हम नहीं मिल पाते, ऐसा ही इस लाइन में लिखा है। लेकिन साथ ही यह भी बताया है कि इन मसीहों से तो हम मिलते ही रहते हैं। कौन से मसीहों? जैसे राजनीति के मसीहा यानी उच्च स्तर पर जो बैठे हैं, साहित्य के जो मसीहा हैं, या कला के जो मसीहा, मसीहा मतलब भगवान, इनके हजारों हजार मसीहों के धूम धड़ाके में, यानी इनके धूम धड़ाके में तो हम रहते ही हैं, इनसे तो हम मिलते ही रहते हैं। लेकिन नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ। लुत्फ मतलब मजा, उनके मसीही अंदाज का। उनका जो अंदाज है ना वो बड़ा निराला था। तो ऐसा कैसे हो सकता था अगर हम वहां न जाते तो आगे क्या हुआ उसके साथ? वो जब मिली, यानी मियां नसीरुद्दीन से जब वो मिली, तो आगे क्या होता है देखो। हुआ यह है कि हम एक दोपहरी यानी एक दोपहर का समय था, जामा मस्जिद जो आप जानते ही हैं, जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के, ये एक मोहल्ले का नाम है, थोड़ा बड़ा है, मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए, मतलब उस तरफ से चले गए। एक निहायत यानी बिल्कुल, निहायत मतलब बिल्कुल, मामूली अंधेरी सी दुकान पर, बहुत अंधेरी सी दुकान थी, मतलब वहां ज्यादा रोशनी नहीं थी, ऐसी दुकान थी। ऐसी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सन रहा था। सन का मतलब मिल रहा था। आटे का ढेर सनते देख ठिठके, ठिठक गए यानी रुक गए। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। यह बात वहां जाकर पता चली। और यह भी पता चला कि मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं, मतलब बीड़ी पी रहे थे। अब उनकी जो वेशभूषा थी, उनके हाव भाव थे, उनका चेहरा था, वो कैसा था? यही बातें अब दो लाइन में लिखी हैं। क्या कि मौसमों की मार से पका चेहरा, मौसमों की मार से यानी बहुत से मौसम उन्होंने देखे थे और उसके कारण उनका चेहरा पक गया था। अर्थात उनके चेहरे से ही पता चलता था कि उनको बहुत एक्सपीरियंस है, थोड़े अधेड़ उम्र के थे। आंखों में काइयां, मतलब आंखों में जो डार्क सर्कल होते हैं ना उसको काइयां कहते हैं। तो आंखों में वो
इकाइयां थी, भोलापन था और पेशानी, पेशानी ये होता है आईब्रोज, आईब्रो को पेशानी कहते हैं, हिंदी में भौहें कह सकते हो, भौहें पर मंझे हुए कारीगर के तेवर थे। अब मियां नसीरुद्दीन ने सोचा कि शायद ग्राहक आ गए, यानी लेखिका को उन्होंने ग्राहक समझ लिया, लेकिन ऐसा था नहीं। अब उसके बाद हुआ क्या वो भी आगे लिखा है, देखिए। हमें ग्राहक समझ यानी ग्राहक कस्टमर समझकर मियां ने नजर उठाई। फरमाइए, ऐसा मियां नसरुद्दीन ने कहा। अब झिझक से कहा, मतलब लेखिका ने क्या कहा, कहा कि आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मतलब उन्होंने जब इजाजत ली तो मियां नसरुद्दीन ने कहा, वैसे तो सीधा सीधा आंसर तो उन्होंने देना नहीं, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में जवाब देते हैं, कहते हैं कि निकाल लेंगे थोड़ा वक्त, लेकिन पूछिए क्या पूछना है। लेकिन अब मियां नसरुद्दीन खुद ही सोचने लगे उनके पूछने से पहले, और सोचने लगे कि शायद ये अखबार वाले हैं। लेखिका से पूछ भी लिया कि कहीं तुम अखबार नवीस तो नहीं हो, अर्थात अखबार को बनाने वाले तो नहीं हो, पत्रकार वगैरह। मियां नसीरुद्दीन खुद ही जवाब देने लगे कि देखो ऐसा है, हम अखबार नवीस से बहुत दूर रहते हैं, अर्थात इनको खुद को तो काम होता नहीं, हमारा और वक्त ले लेते हैं। तो ऐसा कुछ कहकर उन्होंने जवाब दिया। लेखिका आगे क्या कहती है वो बाद में बात करेंगे, फिलहाल यही कुछ जो अभी समझा वही लिखा हुआ है, देखो। मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। अब पंच हजारी का मतलब क्या होता है? पंच हजारी का मतलब होता है 5000 सैनिकों का अधिकारी। पहले के जमाने में राजा महाराजा जो हुआ करते थे, उनके जो सेनापति हुआ करते थे, जो पूरी सेना का हेड होता था, वो अगर उनके अंडर में यानी सेनापति के अंडर में अगर 5000 सैनिक हैं तो वो बहुत बड़ा सेनापति माना जाता था। और उसके अलग ही नखरे होते थे, है ना, एक तरह का अहंकार होता था कि मेरे अंडर में 5000 सैनिक हैं। तो ऐसा ही कुछ हाव भाव से उत्तर दिया। क्या कहा मियां नसीरुद्दीन ने? पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है? फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मतलब खुद ही घूर कर देखने लगे और अपने मन में जोड़ लिया। क्या कहा? मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। ये बात मियां नसरुद्दीन कह रहे हैं कि मियां कहीं अखबार नवीस तो नहीं, यानी पत्रकार तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफात है। खुराफात मतलब शरारत है खोजने वालों की। ये तो खोजने वालों की शरारत ही होती है कि कहीं ना कहीं से वो खोज लेते हैं। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार को पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। निठल्ला मतलब जो बिल्कुल खाली है, उसको कोई काम धंधा नहीं है, ऐसे को निठल्ला कहते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम, मतलब उस अखबार नवीस से, तो ऐसे लोगों को कामकाजी यानी काम करने वालों को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहां तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अब लेखिका किस किस तरह के प्रश्न पूछती है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके बुक में एक चित्र दिया है उसको देखिए, जो आप समझ जाएंगे कि किस तरह की दुकान थी। ये तो है पूरी दुकान जिसमें एक भट्टी जल रही है जहां पर आग है, और ये खड़े हैं मियां नसीरुद्दीन। लेखिका उनके सामने जाकर बैठ जाती है और प्रश्न पूछने लगती है। कुछ इस तरह की उनकी दुकान है, यहां बेंच रखा हुआ है, लेखिका यहां बैठी है। लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने लेखिका का नाम बताया था। अगर ध्यान से सुन रहे थे तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ध्यान से सुन भी रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी प्रश्न कौन सा पूछती है लेखिका, देखिए। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म, इल्म मतलब हुनर, प्रतिभा, टैलेंट, यानी रोटी पकाने का जो टैलेंट है आपने कहां से हासिल किया, ये उसका प्रश्न था। अब मियां नसीरुद्दीन क्या जवाब देते हैं, किस तरह से घुमा फिरा कर देते हैं, वो पहले सुन लो ताकि जब मैं लाइन बाय पढ़ूं तो आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आए। उन्होंने उत्तर दिया, पहले तो वो देखने लगे घूर घूर कर, यानी ऐसा दिखाने लगे कि लेखिका ने जैसे बहुत बेकार प्रश्न पूछ लिया, मतलब बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया हो, ऐसा दिखाने लगे। और जवाब क्या दिया कि जब लेखिका ने यह पूछा कि ये हुनर कहां से पाया, तो मियां नसीरुद्दीन ने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। कहने लगे कि अब मैं रोटियां बनाना सीखना चाहता हूं तो मैं कहां जाऊंगा सीखने? ऑब्वियस बात है, रोटियां बनाने वाले के पास ही ना, यानी जो रोटियां बनाना जानता है उसी से ही सीखूंगा। अब मैं कोई नगीना साज, यानी कि कहीं जहां नगीने बन रहे हैं, जहां सोने का काम हो रहा है, जहां लोहे का काम हो रहा है, जहां रंग रोगन हो रहा है, वहां तो सीखने जाऊंगा नहीं रोटियां बनाने के लिए। तो ऐसा ही घुमा फिरा कर जवाब देते हैं कि मियां नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। आंखों के कंचे होते हैं ये गोल गोल जो आप काले रंग का देख रहे हो, इसको कंचे कह दिया। तो ये कंचे हम पर फेर दिया था, देखने लगे बार बार घूर घूर कर। फिर तरेर कर बोले। क्या तरेर कर बोले? तरेर कर मतलब गुस्से से बोले। क्या मतलब? पूछिए साहब, नान बाई इल्म लेने, इल्म यानी हुनर लेने कहीं और जाएगा? क्या नगीना साज के पास जाएगा? नगीना साज होते हैं जो नगीना को बनाते हैं। ये रंग रोगन करने वाला लिखा हुआ है, वैसे ही गलत है, ये यहां पर आएगा रंग रोगन, ये रहा रंगरेज, ये जो दिख रहा है आपको, इसका मतलब है रंग रोगन करने वाला। लेकिन आप नगीना साज का मतलब देखिए, नगीना साज का मतलब होता है नगीना बनाने वाला। क्या आईना साज के पास, मतलब जो आईना बनाता है, क्या उसके पास जाएगा रोटियां सीखने?
क्या मीना साज के पास, मीना मतलब एक तरह की धातु होती है, तो मीना बनाने वाले के पास जाएगा, या रफूगर यानी रफू करने वाले के पास, या फिर रंगरेज के पास, रंग रोगन करने वाले को रंगरेज कहते हैं, या फिर तेली तंबोली के पास सीखने जाएगा, तेली तंबोली यानी तेल बेचने वाले के पास, तो इनके पास तो जाएगा नहीं। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा, अर्थात हमारा खानदान ही ये काम करता चला रहा है, अर्थात मेरे पिता मेरे दादा यही काम ही तो करते चले आ रहे हैं, तो ये तो हमारा खानदानी पेशा है। हां, इल्म की बात पूछिए, इल्म मतलब ये प्रतिभा ये हुनर, इसकी बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा है अपने वालिद उस्ताद से ही, वालिद मतलब होता है पिता, मैंने अपने पिता से ही सीखा है जो मेरे उस्ताद भी थे यानी मेरे टीचर भी थे। अब मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि हम कोई घर से निकले तो है नहीं जो हम खोजते फिरें कि हम क्या काम धंधा करें, हम तो घर में ही थे, घर में ही ये पेशा था, वही हमने सीख लिया। ये बात जवाब देते हैं, क्या कहते हैं देखिए, मतलब यह है कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, पेशा मतलब होता है काम धंधा, अख्तियार का मतलब होता है खोजना, हम कोई पेशा खोजने के लिए नहीं निकले थे, जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद के, वालिद यानी पिता, मरहूम के, मरहूम मतलब होता है स्वर्गवासी, वालिद जब स्वर्गवासी हो गए यानी मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर, ठिये मतलब उन्हीं के स्थान पर। अब लेखिका पूछती है आपके वालिद, मतलब वालिद के बारे में वो और जानना चाहती है, तो मियां नसरुद्दीन ने अपने वालिद के बारे में बताना तो चाहा लेकिन वो थोड़ी देर में बताते हैं, पहले वो कुछ और कहीं खो गए। कहां खो गए? अपने पिता के बारे में ही सोचने लग गए, जवाब नहीं दिया, थोड़ी देर के लिए वो अपने पिता की यादों में खो गए, ऐसा ही कुछ लिखा है देखो, और फिर जवाब भी देते हैं अपने पिता के बारे में, बताते हैं कुछ देखो, मियां नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर यानी थोड़ी देर के लिए किसी भट्टी में गुम हो गई, अर्थात कुछ सोचने लग गए, एक जगह देखकर लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया, क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया, मतलब उनकी आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया था, किसका? अपने वालिद का। हां, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे, नाम था मियां बरकत शाही नानबाई गड़ैया वाले के नाम से। देखो इतना बड़ा जो नाम देख रहे हो, ये नाम आपको थोड़ा समझा देता हूं, बरकत शाही तो उनका नाम है, मियां अक्सर वो अपने नाम के आगे लगाते हैं, नानबाई वो होता है जो रोटियां पकाता है इसीलिए उनके पीछे लग गया, गड़ैया वाले ये उनके मोहल्ले का नाम है, तो ये इतना बड़ा नाम हो गया, लेकिन उनका जो मुख्य नाम था वो बरकत शाही था, तो इस नाम से वो प्रसिद्ध थे। और उनके भी वालिद यानी पिता के भी पिता, दादा यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला, आला मतलब श्रेष्ठ, आला नानबाई मियां कल्लन। अब लेखिका एक और प्रश्न पूछती है और उसका जो जवाब मिलता है वो तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। देखो वो पूछती है कि आपको इन दोनों में से यानी पिता की या पिता के पिता यानी दादा की, पिता या दादा में से किसी की भी कोई नसीहत याद है, यानी कुछ टिप्स दी हो, कोई शिक्षा दी हो, कुछ ऐसा कुछ सिखाया हो, कुछ जो अलग हो, ऐसा कुछ भी सिखाया है? तो मियां नसरुद्दीन का थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में जवाब यह आता है कि देखो ऐसा है कि कोई भी नसीहत से सीख नहीं सकता, मतलब कोई शिक्षा पाना चाहता है तो उसको पढ़ना ही तो पड़ेगा, उसको सीखना ही तो पड़ेगा, करके ही तो देखना पड़ेगा। सिर्फ टिप्स से यानी सिर्फ बोलकर मौखिक रूप से कुछ टिप्स दे दिए तो क्या उससे काम आ जाएगा? जैसे मुझसे भी अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं, जब पेपर का टाइम होता है ना तो बच्चे का जवाब, बच्चे के कमेंट्स आते हैं, क्या कहते हैं कि सर परसों हमारा एग्जाम है, प्लीज एक बार टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ तो बता दीजिए, कुछ ज्यादा हमने पढ़ा है नहीं, ऐसा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए कि हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएं। अब मैं उनको एक ही जवाब देता हूं, मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स यही है कि उसको पढ़ो, जो भी आप स्टडी करना चाह रहे हो या आपका जो सिलेबस है उसको आप जितना ज्यादा पढ़ोगे पढ़ो बस, और कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है। और यही बात मियां नसरुद्दीन ने भी यही कही कि काम करने से आता है, टिप्स एंड ट्रिक्स या इस तरह की चीजों से नहीं, मतलब नसीहतों से नहीं, मौखिक रूप से बोलकर नहीं आता, करके देखना पड़ता है। यही बात मियां नसरुद्दीन ने कही। लेखिका ने क्या पूछा, आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद है, यानी नसीहत मतलब शिक्षा, कोई टिप्स। अब मियां नसरुद्दीन ने जवाब दिया कि नसीहत काहे की मियां, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हां, इस तरह का जवाब उन्होंने दिया। अब लेखिका को चैन नहीं आया, मतलब इतनों से क्या काम चलता, जैसे बच्चे फिर भी मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर वो तो है, स्टडी तो करनी ही है, लेकिन फिर भी एक बार टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिए। इसी तरह से लेखिका भी बार बार पूछ रही है, क्या कहती है, बजा फरमाया है, मतलब बिल्कुल ठीक कहा है तुमने, पर यह तो बताइए ही बताइए क्या कि जब आप, हमने भट्टी की तरफ इशारा किया, भट्टी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कुछ पूछा, क्या कहा कि जब आप इस काम पर लगे यानी इस काम को करने लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा, मतलब कुछ तो बोला होगा। अब मियां नसरुद्दीन ने क्या जवाब दिया वो भी पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लेखिका ने क्या समझा था जब वो वहां पर आई थी, कहां पर, मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर जब वो आई थी तो उन्होंने क्या समझा था कि किस तरह की तैयारी हो रही है। एक बार ये बात पता है तो कमेंट कीजिए, देखना चाहता हूं कितने बच्चे सचेत होकर सुन रहे हैं। तो अब मियां नसरुद्दीन ने एक जवाब दिया, वो भी एग्जाम्पल
के रूप में, एग्जाम्पल से दिया। क्या कहा, जैसे बच्चे को एक स्कूल में भेज दिया, अब टीचर ने उसको समझाना शुरू किया, यानी पढ़ाना शुरू किया। अभी छोटा ही बच्चा है तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इसी तरह से हिंदी में ए अनार, आ आम, इस तरह सा कुछ सिखाना शुरू कर दिया और बच्चा भी रिपीट करता रहा। जैसे जैसे टीचर बोलता है उसी तरह से बच्चे भी बोलते हैं। बच्चा जब बोलने लगता है और वही बातें सीखने लगता है तो इस तरह से उसकी उन्नति हो जाती है, यानी वो एक तरह का टीचर का आशीर्वाद ही होता है, उसका सिर पर हाथ ही होता है टीचर का, जिससे वो बहुत उन्नति कर जाता है, बहुत कुछ सीख जाता है। अब ऐसा ही मियां नसरुद्दीन भी कह रहे हैं कि ऐसा ही हमने भी किया, जैसे जैसे मेरे पिता ने कहा मैं वैसा वैसा करता चला गया, और जैसे जैसे मैं करता चला गया तो मैं बहुत कुछ सीख गया। एक तरह की पढ़ाई तो ये थी जिसके बारे में ये बात की जा रही। एक और पढ़ाई के बारे में भी मियां नसरुद्दीन बताते हैं जो आगे के पैराग्राफ में लिखी हुई है। दूसरी तरह की पढ़ाई ये होती कि बच्चा जाता स्कूल में, और स्कूल में अभी वो पहली बार गया है, वो ना तो एलकेजी में यानी लोअर किंडरगार्टन में बैठा, ना ही वो अपर किंडरगार्टन यानी यूकेजी में बैठा, ना ही वो फर्स्ट सेकंड में बैठा, सीधा चला गया वो थर्ड क्लास में। तीसरी कक्षा में जब वो बैठा और वहां पर जो सिलेबस आएगा क्या उसको समझ में आएगा अगर वो पहली बार स्कूल में आया है तो? और जवाब होगा नहीं, कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसका जो बेस है वही क्लियर नहीं है। तो मियां नसरुद्दीन भी यही एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि अगर मैंने भट्टी जलाना ना सीखा होता, आंच देना ना सीखा होता, बर्तन धोना ना सीखा होता, तो क्या हम सीधा सीधा नान बाई बन जाते? क्या हमें अलग अलग तरह की रोटियां बनानी आ जाती? धीरे धीरे हमने सीखा, रोटियां बेलनी सीखी, फिर उसको पकानी सीखी। इस तरह से धीरे धीरे एक प्रोसेस था जिससे हम सीख गए। ये सिर्फ नसीहतों से नहीं आया। ये नसीहतों वाला जो प्रश्न था कि आपके पिता ने कोई तो शिक्षा, कोई तो नसीहत, कोई तो टिप्स दी होगी, तो इस प्रश्न का जवाब वो इस तरह से घुमा फिरा कर देते हैं, दो तरह की पढ़ाई का एग्जाम्पल देकर देते हैं। और वही कुछ अब यहां पर हम पढ़ेंगे। देखिए, नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे, यानी वो बीड़ी जो पी रहे थे उसके कश खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले। क्या कहा, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है, मतलब लेखिका बार बार पूछे ही जा रही थी कि क्या नसीहत दी वगैरह वगैरह, तो इस तरह से अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, माने मान लो, जानो का मतलब मान लो, जब बच्चा उस्ताद के यहां पढ़ने बैठता है, उस्ताद मतलब टीचर, तो उस्ताद कहता है कह अलीफ, बच्चा कहता है अलीफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जीम, बच्चा कहता है जीम। अब ये जो अलिफ, बे और जीम आप जो शब्द देख रहे हैं, ये दरअसल फारसी लिपि के अक्षरों के नाम है। जैसे अंग्रेजी में अल्फाबेट होते हैं ए बी सी और हिंदी में होते हैं आ ई, इस तरह से ये फारसी लिपि के अक्षरों के नाम थे। तो जब वो इस तरह से सिखाता है टीचर, इस बीच उस्ताद यानी टीचर जोर का एक हाथ सिर पर धरता है, अर्थात एक आशीर्वाद देता है, और शागिर्द होता है शिष्य चुपचाप परवान करता है। परवान मतलब उन्नति की तरफ बढ़ता है, अर्थात बहुत कुछ सीख जाता है। समझे साहिब? एक तो पढ़ाई ऐसी, और दूसरी अब वो बताने ही लगते हैं, लेकिन बीच में ही वो बात को छोड़कर कोई बाहर से कोई गुजर रहा था उसको टोक देते हैं, अर्थात उससे बात करने लग जाते हैं। उससे वो क्या बात करते हैं वही लिखा हुआ है अगली 2 लाइन में। देखो, बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज दे डाली। मीर साहिब को एक आदमी है जो उनको आवाज देकर कह रहे हैं, क्या कहते हैं, कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ, पर क्यों? ये बात मियां नसरुद्दीन ने पूछी। अब उन्होंने, मीर साहिब ने क्या जवाब दिया वो भी आगे लिखा हुआ है, वो भी देख लीजिए। मीर साहिब ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, मियां अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे, यानी अभी लौट कर आएंगे ना तो सारी कहानी बता देंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? ये बात लेखिका पूछती है कि आप दूसरी पढ़ाई के बारे में कुछ कह रहे थे। बाबत मतलब बात, कि आप पढ़ाई के बारे में कुछ कह रहे थे, अब दूसरी पढ़ाई कौन सी है? अब इस बार मियां नसरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। सुकरात एक दार्शनिक का नाम है, मतलब एक पर्सन है जिसका नाम आपने शायद सुना होगा। वो एक दार्शनिक है, फिलोसफर हैं। कहां के? यूनान के दार्शनिक रहे हैं, और एक तरह के मुनि कह सकते हो, मनीषी रहे हैं, उपदेशक कह सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए हैं उन्होंने। तो इस तरह से सिर हिलाया जैसे कि वो खुद सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, मतलब अब अपने आप को फिलोसफर समझ रहे हैं। तो सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे मतलब एक विद्यालय में भेज दिया, तो बच्चा न तो कच्ची में बैठा, मतलब एक तरह की वो एलकेजी कह लो, और न बैठा वो पक्की में, न बैठा वो दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमात मतलब होता है क्लासों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का? अपना ख्याल था, यानी लेखिका सोच रही थी, अपना ख्याल था कि मियां नसरुद्दीन नान भाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, यानी खुद ही जवाब देंगे, लेकिन वो हम ही पर ही दागते रहे, यानी हमसे ही पूछते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? ये बात मियां नसरुद्दीन बार बार पूछ रहे थे। अब लेखिका ने जवाब दिया, यह बात तो मेरी समझ के बाहर है।
इस बार शाही नानबाई मियां कल्लन के पोते, मियां कल्लन उनके दादा है ना, तो उनके पोते कौन हुए, यानी खुद मियां नसरुद्दीन। तो लेखिका ने कहा कि वो जो मियां नसरुद्दीन है यानी कल्लन जी के पोते हैं, अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिलाकर हंसने लगे और हंसते हुए जवाब दिया, मतलब मेरा क्या साफ ना था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है, मतलब अभी मैं बता देता हूं। जरा सी देर को मान लीजिए, क्या मान लीजिए, कि हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मतलब सीधे सीधे थोड़ी हमें रोटी बनानी आ गई या अच्छे से समझ आ गई। मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जैसे कोई जवाब पाना हो, इस तरह से देखने लगे और फिर खुद ही बोले, फिर बड़े मंजे अंदाज में कहने लगे कि कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम भी बहुत बड़ी चीज होती है। मतलब तालीम मतलब होता है शिक्षा, और शिक्षा के बाद शिक्षा, मतलब एक पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से शिक्षा शिक्षा शिक्षा, इस शिक्षा के बाद अगर शिक्षा मिले तो यह बहुत बड़ी चीज होती है। इस तरह से नहीं कि सीधा फिफ्थ स्टेप पर पहुंच गए, ऐसे संभव नहीं होता। अब आगे मियां नसरुद्दीन ने कहा कि हम पहले के जो जमाने में हम खोमचा लगाया करते थे, मतलब एक तरह का औजार था रोटियां बनाने का, तो वो खोमचा जब हम लगाया करते थे तो उस वजह से ही धीरे धीरे हम बढ़ते चले गए। अब ये बात सुनकर लेखिका ने सोचा कि ये तो पुराने दिनों में चले गए, पुराने दिनों से वापस लाने के चक्कर में उन्होंने एक और प्रश्न पूछ दिया। और वो प्रश्न क्या था? वो ये था कि क्या यहां पर और भी नानबाई हैं? यानी बहुत सारे होंगे, आप तो नानबाई हैं, लेकिन इस मोहल्ले में या इस आसपास कहीं तो और भी नानबाई होंगे। तो मियां नसरुद्दीन ने कहा बहुत सारे हैं, यानी एक नहीं है, बहुत, न जाने कितने सारे, लेकिन हां खानदानी सिर्फ एक ही है, यानी वो हूं मैं। तो ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे। देखो मियां नसरुद्दीन जोश में आ गए, हमने कहने लगे कि हमने ना लगाया होता खोमचा, खोमचा मतलब एक तरह का औजार, तो आज क्या यहां पर बैठे होते? मियां को खोमचे वाले दिनों में यानी बहुत पुराने दिनों में भटकते देख हमने बात की रुख मोड़ लिया, यानी बात को ही बदल दिया। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहां और भी नानबाई हैं? ये एक और प्रश्न पूछ लिया। मियां ने घूर कर कहने लगे बहुत तेरे, यानी बहुत सारे हैं, पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई एक बार। अब मियां नसरुद्दीन एक बात बताने लगते हैं, क्या कि हमारे जो वालिद थे या वालिद के वालिद थे, यानी यूं कह सकते हो कि बुजुर्ग थे, हमारे जो बुजुर्ग थे वो राजा महाराजाओं के यहां काम करते थे, और बादशाह ने तो एक बार ऐसी चीज बनाने के लिए कह दिया जो हैरानी भरी थी। बादशाह ने कहा कि ऐसी चीज खिलाओ, क्या कि ना तो वो आग से पके और ना ही उसमें कोई पानी का इस्तेमाल हो। अब लेखिका ने इस बात को मजाक बनाते हुए कहा कि क्या उनसे ऐसी चीज बनी? अब मियां नसरुद्दीन थोड़ा गुस्से में आकर बोले कि अरे बनी क्यों नहीं, बिल्कुल बनी, और ऐसी बनी। उन्होंने इतनी प्रशंसा की उस चीज की, इतनी प्रशंसा की। अब मियां नसरुद्दीन की ये बात सुनकर लेखिका के मन में एक और प्रश्न आया कि ये ऐसी कौन सी चीज थी जो ना तो आग से बनी, यानी आग भी नहीं प्रयोग हुई, और ना ही पानी का प्रयोग हुआ। तो उनसे वो पूछ ही लिया। अब वो बताते नहीं है मियां नसरुद्दीन, बताते किस तरह से नहीं है, क्यों नहीं है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई है एक बात, क्या कि हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियां नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो, हुक्म कीजिए जहां पना। जब उन्होंने ये जवाब कहा तो बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके और ना ही पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज? ये बात किसने पूछी? लेखिका ने। लेखिका ने जब ये पूछा कि क्या उनसे ऐसी चीज बनी, तो मियां नसरुद्दीन का क्या जवाब था? क्यों ना बनती साहिब, बनी, और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। सराही का मतलब होता है प्रशंसा की। अब लेखिका को लगा कि हमारा यहां पर आना तो सफल हुआ, यानी ऐसी चीज का पता चलेगा आज हमें। लेकिन जब वो प्रश्न पूछती है तो वो जवाब क्या देते हैं वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले उनके वालिद का नाम बताया था, किनके? मियां नसरुद्दीन के। नाम पता है? मुख्य नाम ही बता दो जल्दी से कमेंट करके, देखना चाहता हूं कितने बच्चे याद भी रखते चले जा रहे हैं। देखो, जब अब उसने पूछा, यानी पहले तो लेखिका कह रही है कि लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है, यानी कुछ सफल हो गया है, बेसब्री से पूछा वह पकवान क्या था, कोई खास ही चीज होगी। अब मियां कुछ देर सोच में खोए रहे, मतलब वो सोचने लगे, और लेखिका को लगा कि शायद ये अपने पकवान के बारे में बताएंगे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यानी असहमत होकर, यानी वो उसी बात से सहमत नहीं थे। हम ना बताएंगे, मतलब ये बात हम नहीं बताएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है। वो कहावत क्या है कि खानदानी नानबाई जो होते हैं ना, वो कुएं में भी रोटी पका सकता है, अर्थात उसको तंदूर की भी जरूरत नहीं है, वो तो कुएं से भी रोटी बना ले। लेखिका ने मजाक में कहा, क्या कहा कि क्या ये कहावत सच्ची है, अगर झूठी बोल रहे हो?
लेखिका की बात को सुनकर वो और ज्यादा गुस्से हो गए। मियां नसरुद्दीन ने कहा, और क्या झूठी है ये? 100% सच है। ऐसा ही कुछ देखो कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गढ़ी गई हो, यानी जब भी बनाई हो, हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर, यानी हमारे जो बुजुर्ग के कार्य हैं उन पर पूरी उतरती है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब लेखिका ने मजा लेने के लिए टोका, कहावत यह है, सच्ची भी है कि? मियां ने तरेरा तरेरा मतलब गुस्से में होकर बोले, और क्या झूठी है? आप ही बताइए कि रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे? सिर हिलाना पड़ा। अब लेखिका को लगा कि ज्यादा गुस्सा हो गए, सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। अब वो दुकान के बाहर एक और आदमी आ गया, उसको उससे बातचीत करते हुए क्या कहते हैं, इस बीच मियां ने किसी और को पुकार लिया, मियां रहमत, इस वक्त किधर को, मतलब किधर जा रहे हो? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने। अब लौंडिया मतलब एक लड़की नहीं आई। वो कौन सी लड़की? वो उन्हीं की लड़की थी। वो रुमाली लेने नहीं है, रुमाली एक तरह की रोटी का प्रकार है, तो रुमाली लेने नहीं आई, शाम को मंगवा लीजिए, मतलब मंगवा लेना। ऐसा उस आदमी से बात की और वो चला गया। मियां एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी, जहमत यानी तकलीफ, और ये बात कौन कहते हैं? लेखिका बोलती है। मियां ने कहा कि अरे पूछ लीजिए, बात ही तो पूछ रहे हो, जान थोड़ी ले रहे हो। और रही बात जान की, तो जान देने में भी अब क्या कसर रह गई? हम 70 साल के हो चुके हैं, यानी अब बूढ़े तो हो ही चुके हैं। हमारे जो पिता थे वो 80 में चले गए थे, यानी 80 साल के थे जब उनकी मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और हम 70 के हो चुके हैं। पता नहीं हम 80 तक पहुंच पाए या ना भी पहुंच पाए, जल्दी ही निपट जाए, ऐसा वो कहने लगे। अब ये बात आगे लिखी है, पहले पढ़ लेते हैं फिर आगे की बातें करेंगे। देखो, मियां ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए, अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेंगे, उसमें भी अब क्या देर, 70 के तो हो चुके। फिर जैसे अपने से ही कहते हो ऐसा लग रहा था। क्या कहने लगे? वालिद मरहूम, तो वालिद मतलब पिता, पिता को मरहूम किए यानी कि स्वर्गवासी हुए, तो यानी कूच किए, कुछ मतलब होता है चले गए, मरहूम करके यानी स्वर्गवासी हुए और चले गए कब? 80 पर। क्या मालूम हमें इतनी मोहल्लत मिले या ना भी मिले, यानी हम 80 के हों या ना भी हों। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बन पाया, मजमून मतलब इस विषय पर, इस टॉपिक पर जो इन्होंने ये बात कही, इस टॉपिक पर हमसे कुछ कहते बन पाया नहीं, यानी लेखिका कुछ कह ना सकी। और तो वो क्या कहने लगी, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने, यानी आपके जो दादा परदादा रहे होंगे बहुत पहले के, यानी बहुत पहले के जो बुजुर्ग रहे होंगे, उन्होंने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। शाही बावर्ची यानी राजा महाराजाओं के यहां काम तो किया ही होगा। अब मियां नसरुद्दीन ने यह बात पहले ही बता दी थी, तो यही बात वो कहते हैं कि मियां ने बेरुखी से टोका, बेरुखी यानी असहमत होकर कहने लगे, वह बात तो पहले ही हो चुकी ना। तो लेकिन लेखिका सिर्फ इतना ही नहीं जानना चाह रही थी, वो इस बात पर कुछ और निकलवा रही थी। कहने लगी, हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहां आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अब लेखिका ने बादशाह के बारे में जानना चाहा, यानी उसका नाम जानना चाहती थी कि कौन से बादशाह थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मियां नसरुद्दीन ने जो वो बादशाह वाली बात बताई थी, वो कहानी बताई थी कि वो आग से और पानी से ना बने, ये वाली बात वो थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर कह रहे थे। अब वो बात को और ज्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे थे उस बात को लेकर, यानी बादशाह की बात को लेकर, क्योंकि अब वो और ज्यादा बात करते उनके बारे में तो उनकी वो पोल खुल सकती थी, पता चल जाता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। इसीलिए उन्होंने वो बात को बदलना चाहा, लेकिन बार बार लेखिका पूछे ही जा रही थी, तो उन्होंने बात को छोड़ने के लिए, बात से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने बादशाह का नाम बता दिया कि बहादुर शाह जफर थे। अब लेखिका बहादुर शाह जफर के बारे में भी जानना चाहती, क्योंकि बहादुर शाह जफर बहुत से हुए हैं, तो वो प्रथम थे, द्वितीय थे, कौन से बादशाह थे। अब मियां नसरुद्दीन को थोड़ा गुस्सा आ गया, कहने लगे कि तुम्हें क्या करना है, कोई भी हो, तुम्हें कौन सी उनके नाम चिट्ठी लिखनी है, जो सही पता भी होना चाहिए आपके पास। तो ऐसा कुछ कहकर वो बात को बदलना चाहते थे, लेकिन होता क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या लिखा है पहले देख लीजिए। जब लेखिका ने ये पूछा कि कौन से बादशाह थे, तो मियां नसरुद्दीन ने जवाब दिया, अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं, कह दिया ना कि बादशाह के यहां काम करते थे, सो क्या काफी नहीं है? हम खिसियानी हंसी हंसे, मतलब थोड़े शर्मीली हंसी हंसने लगे। हाँ है तो काफी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते कि कौन सा वक्त रहा होगा, इस बात को हम मिला लेते। अब मियां नसरुद्दीन ने क्या कहा, वक्त से मिला लेते, खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियां हंसने लगे, जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हुए, मजाक बनाते हुए कहने लगे, मतलब बात को बदलना चाहते थे तो थोड़ा वो मजाक भी बना दिया उन्होंने कि वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहां बना बादशाह सलामत ही ना। अब उन्होंने बादशाह सलामत तो बता दिया, लेकिन उसके बाद वो लेखिका पूछती हैं कि कौन से बादशाह सलामत थे। बादशाह सलामत तो बहुत सारे रहे हैं, बहादुर शाह जफर थे या कोई अन्य थे, ऐसा वो पूछती है।
अब मियां ने थोड़ा खींच कर कहा, यानी थोड़ा चिढ़ कर कहा, कहने लगे फिर उलट पलट कर वही बात, अब बता भी दिया फिर और जानना चाहते हो, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है, मतलब कोई चिट्ठी लिखनी हो ऐसा कुछ जो डाक खानों वालों के लिए सही नाम पता ये जरूरी ही हो। बच्चों नान बाई का काम किससे सीखा था मियां नसीरुद्दीन ने? एक बार जल्दी से कमेंट करो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी सचेत होकर सुन रहे हैं। मियां नसीरुद्दीन ने जैसे तैसे जो जवाब दिया और लेखिका को देखा कि वो मुझे ही देख रही है, यानी मियां नसीरुद्दीन को ही देख रही है, तो उन्होंने बात को बदल दिया। अपने जो उनके कारीगर थे वहां पर जो काम करने वाले थे उनको टोकने लगे, यानी उनको उनसे बातचीत करने लगे, उनको कहने लगे कि ये काम निपटा दो वो काम निपटा दो, इस तरह से कहने लगे ताकि बात बदल जाए। अब लेखिका उनके बारे में पूछना चाहती थी, यानी मियां नसीरुद्दीन के बारे में पूछना चाहती थी कि क्या आपके बेटे बेटियां भी हैं, लेकिन मियां नसीरुद्दीन के जो चेहरा था उनसे पता चल रहा था, उनके हाव भाव से समझ में आ रहा था कि वो इस मजमून पर यानी इस विषय पर कोई खास उत्सुक है नहीं। अब मतलब वो बहुत तंग आ चुका है, बहुत सारे प्रश्न हो गए ना तो वो बहुत तंग आ गया है। लेकिन वो जाते जाते लेखिका एक प्रश्न और पूछ ही लेती है, एक ही नहीं एक दो और प्रश्न पूछ ही लेती है। क्या कहती है कि ये जो आपके कारीगर हैं, यानी जो आपका काम कर रहे हैं, हेल्पर कह सकते हो, क्या ये शागिर्द हैं, मतलब ये क्या सीखने आते हैं या यहां पर काम करते हैं? दोनों में फर्क होता है। जो सीखने आता है वो पैसे देता है सीखने के, और जो हेल्प करता है यहां पर काम करने ही आता है सिर्फ, वो पैसे लेता है। तो इन दोनों में ये फर्क होता है। तो मियां नसीरुद्दीन ने जवाब दिया कि ये मेरे शागिर्द तो हैं, मतलब ये सीखने तो आते हैं, लेकिन मैं इनको पैसे भी देता हूं। कितने पैसे देता हूं वो यहां पर लिखा हुआ है, वो हम साथ में पढ़ ही लेंगे। देखो हमें बिटर 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 यानी एक टक देखते हुए, यानी कि लेखिका जब एक टक मियां नसीरुद्दीन की तरफ देख रही थी और शायद वो और भी जवाब दें ऐसा वो चाह रही थी, तो हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियां भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। अब लेखिका पूछती है कि यह बब्बन मियां कौन है साहिब? मियां ने रुखाई से जैसे फाक ही काट दिया, मतलब वो सहमत नहीं थे, वो थोड़ा इंटरेस्ट कम ले रहे थे। अब अपने कारीगर और कौन होंगे ऐसा जवाब दिया उन्होंने। मन में आया पूछ लें कि आपके बेटे बेटियां हैं, पर मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर, उनके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो दबी हुई आंधी में हैं, मतलब एक दबी हुई भावनाएं हैं उनके अंदर। कैसी भावनाएं? कि वो अब इंटरेस्टेड नहीं है। वही लिखा हुआ है कि किसी दबे हुए अंधड़ अंधड़ मतलब आंधी के आसार देखकर यह मजमून, यह टॉपिक, कौन सा टॉपिक कि तुम्हारे बेटे बेटियां हैं या नहीं है, इस तरह का जो टॉपिक था न छेड़ने का फैसला किया। बस इतना ही पूछा। क्या कहा? लेखिका ने एक और प्रश्न पूछा कि ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं, मतलब क्या ये आपके शिष्य हैं? दोनों में फर्क होता है जो मैंने बता ही दिया। खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, ये मियां नसीरुद्दीन कह रहे हैं कि ये सिर्फ शागिर्दी ही नहीं करते, गिन के मजूरी देता हूं, मजूरी यानी मजदूरी, इनको पैसे देता हूं। कितने पैसे? 2 रुपए मन आटे की, मतलब मन आटा अगर खत्म हो जाता है, यहां पर मन मतलब एक 40 किलो का आटा कह लो, 40 किलो आटा जब खत्म हो जाता है तो मैं इनको 2 रुपए देता हूं। अब 2 रुपए आपको लग रहा हो कि बहुत कम है, ये उस टाइम की बात है जब 2 रुपए बहुत कुछ हुआ करते थे। तो 2 रुपए मन आटे की मजदूरी देता हूं, और अगर मन मैदा खत्म हो जाए, यानी एक मन, एक 40 किलो कह लो, 40 किलो मैदा अगर खत्म हो जाए तो इनको मैं 4 रुपए देता हूं। इस तरह से मैं मजदूरी देता हूं। हाँ, अब लेखिका एक आखिरी प्रश्न और पूछती है कि ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं, मतलब कौन सी ऐसी फेमस रोटियां हैं जो यहां पर पका करती हैं। अब ये बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि मियां नसीरुद्दीन का कोई इंटरेस्ट नहीं था इन जवाबों में, लेकिन फिर भी छुटकारा पाने के लिए जवाब दिया। क्या कहा? कि मियां को अब इस मजमून यानी उस टॉपिक में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने के लिए बोले, यानी रोटियां के प्रकार बताने लगे। कहने लगे बाकर खानी, शीर माल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी, ये सब रोटियों के प्रकार हैं। इतनी प्रकार की रोटियां यहां पर बनती हैं जो अक्सर यानी ज्यादातर बनती हैं। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा। क्या कहा? तुनकी, जो तुनकी रोटी होती है ना वो पापड़ से भी पतली होती है, यही बात लिखी है। देखो, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है। महीन मतलब पतली, पतली होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। अब मियां नसीरुद्दीन पुरानी बातों को याद करते हैं, कहते हैं कि एक वो समय था, और ये बात सच भी है। देखिएगा को जब उन्होंने कही ये बात, ये सच कही थी उन्होंने, कि एक वो समय था जब खाना बनाने वालों की कद्र हुआ करती थी। कद्र मतलब जैसे कोई खाना खाने बैठता था और उसको बहुत पसंद आता था, तो खाना बनाने वाले को बुलाया जाता था और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाती थी, तारीफों के पुल बांधे जाते थे, और यहां तक कि कई बार तो उपहार भी दिए जाते थे कि तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया। मतलब आदमी तारीफ का ही तो भूखा है, तो तारीफ उनको जब मिलती थी तो वो बहुत खुश होते थे। ये एक तरह की कदर करना ही है। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं होता। आज अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाए या घर पर भी खाएं तब भी यही स्थिति होती है कि अगर हमें अच्छी लगती है तो हम खा लेते हैं, बस बात को खत्म कर देते हैं, अपने मन में ही रख लेते हैं कि यह खाना आज बहुत अच्छा बना है। अगर किसी रेस्टोरेंट में चले गए तो वहां पर पैसा चुकता किया और बस आ जाते हैं, मतलब मन के मन में ही या यारों दोस्तों के आसपास के ही लोगों को कह देते हैं कि आज खाना बहुत अच्छा था, कभी उसकी तारीफ नहीं करते जिसकी वजह
से ये काम हुआ। तो ऐसा ही कुछ आखिरी यहां पर लिखा है, देखो। एक मियां की आंखों के आगे कुछ कौंध गया, यानी याद आ गया। क्या कहा? एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। ताजा करते हुए क्या कहने लगे? उतर गए वे जमाने, यानी वो तो जमाने चले गए, और गए वे कदरदान, कदर किया करते थे जो पकाने खाने की कदर करना जानते थे। मियां अब क्या रखा है? निकाली तंदूर से निगली और हजम। बच्चों, आपको लग रहा हो कि ये पार्ट खत्म हो गया है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी आपको इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको कुछ इस तरह से ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं किसने कितना समझा। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मियां नसीरुद्दीन किस कला में प्रवीण थे? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। मियां नसीरुद्दीन किस कला में प्रवीण थे? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए वस्तुकला, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी भाषण कला, ऑप्शन डी रोटी बनाने की कला। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, रोटी बनाने की कला। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मियां नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटी बनाने के लिए मशहूर हैं? आपके ऑप्शन। ए 32, बी 40, सी 46, डी 56। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है डी 56। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मियां नसीरुद्दीन अपना उस्ताद किसे मानते हैं? आपके ऑप्शन। ए अपने वालिद को, बी दादा को, सी मामा को, डी नाना को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपने वालिद को। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। कोई ऐसी चीज खिलाओ जो ना आग से पके न पानी से बने। ये शब्द किसने कहे? ध्यान से सोच के जवाब देना। आपके ऑप्शन। ए बादशाह सलामत, बी मियां नसीरुद्दीन, ऑप्शन सी लेखिका, ऑप्शन डी मियां कल्लन। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बादशाह सलामत। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड। ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।